स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवाशीष। वेलकम बैक टू दी फिजिक्स शाला। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है, सबसे पहले इसके बारे में कैसे पता चला, उन सारी चीजों के बारे में और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वेव से हमें समझ में आता है कि भाई हाँ कोई वेव होगी और वेव का पर्टिकुलर डेफिनेशन जो होती है, वेव से हमें ये चीज समझ में आती है कि एनर्जी को हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वो एनर्जी किसी भी टाइप की हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी एनर्जी अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। अब बात क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि पहले वाले लेक्चर्स में हमने देखा, जो साउंड लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वेव जो होती है बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। अगर मटेरियल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो दो तरह की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो शुरू में जब वेव्स के बारे में स्टार्टिंग्स में 18 सेंचुरीज में जब बात की जा रही थी, तो उस टाइम पर वेव को सिर्फ ये बोला जाता था कि भाई वेव के को ट्रैवल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। फिर बाद में पता चला कि भाई बिना मीडियम के भी वेव ट्रैवल कर सकती है, तो उसको नॉन मैकेनिकल वेव बोल दिया। अब नॉन मैकेनिकल वेव बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, मतलब जो वेव बिना किसी मीडियम के ट्रैवल करती है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब, तो अगर ऐसा ट्रैवल कर रही है तो कौन सी एनर्जी इसमें या क्या चीज इसमें आगे बढ़ रही होगी, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो बेसिकली किसी तरीके से एक सोर्स से दूसरी जगह तक, किसी पॉइंट तक कुछ एनर्जी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आगे ट्रैवल कर रही है, तो वहां पर जो वेव होगी उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब बात यहां पर सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस के बारे में और उससे रिलेटेड जो सारी चीजें थी, इक्वेशंस थी, वो सबसे पहले बताई थी। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें या एनालिटिकल फॉर्म में बात करें तो एनालिटिकली सबसे पहले मैक्सवेल ने इसको बताया था, उसके बाद फिर हर्ट्ज ने और कई सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली भी इसको प्रूव किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भाई हम इस पूरे चैप्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ने वाले हैं, इसमें मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहले हम मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, उसको हम पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रल फॉर्म उसका मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, उससे रिलेटेड क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या किस तरीके से ट्रैवल करती है, प्रोड्यूस कैसे होती है, जब ट्रैवल करती है तो क्या क्या चीजें रहती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम उससे रिलेटेड कई सारी चीजों के बारे में, जैसे पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसकी वजह से अगर मोमेंटम में चेंज या प्रेशर वगैरह, कई रेडिएशन प्रेशर आ रहा है तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर बात करूंगा। इस लेक्चर में हम सारा थ्योरेटिकली पोर्शन कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा। तो पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना, ठीक है, और तभी हम सेकेंड लेक्चर में जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो तभी हम कर पाएंगे। ठीक, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन कर देना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, ये है 4 मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल ने बेसिकली एनालिटिकल फॉर्म में कुछ चीजें एनालिटिकल फॉर्म में ये बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब ऐसी वेव जो बिना मीडियम के ट्रैवल कर सके वो एग्जिस्ट करती है। तो उसी से रिलेटेड हम 4 इक्वेशंस यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो मैक्सवेल की चारों इक्वेशन है वो किसी न किसी तरीके से किसी जो साइंटिस्ट है उसके लॉ से रिलेट करती है ना, जैसे गाउस लॉ हो गया, मैग्नेटिज्म का फैराडेज लॉ। तो फर्स्ट इक्वेशन पे हम बात करते हैं। अब देखो, पहली इक्वेशन है E डॉट ds। अब देखो इक्वेशन याद रखने का तरीका क्या है, कैसे हम, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो इंटीग्रल फॉर्म में है, इस तरीके से इंटीग्रेशन के टर्म्स में दी है। डिफरेंशियल फॉर्म में भी होती है। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होती है, किस तरीके से रहती है, मीनिंग वही रहेगा, बस डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ जाएगी तो वो मैं लास्ट में डाल दूंगा, तो आप उसको देख लेना। अब क्या होगा, अब कैसे आपको याद रखनी है, तो यहां पर आपको E और B, आपको ये याद रखना है कि या तो E का इंटीग्रेशन होगा या B का इंटीग्रेशन होगा। अब E का इंटीग्रेशन जो होगा, एक तो हमें ds के टर्म्स में करना है। ds मतलब होता है सरफेस,
ठीक है, और एक करना है हमें डीएल के टर्म में। डीएल का मतलब होता है लीनियर इंटीग्रल, डीएस का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो एक बार हमें डीएस के टर्म्स में ई और बी का इंटीग्रेशन करना है और एक बार ई और बी का डीएल के टर्म्स में। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट टू इक्वेशंस जो होती है उसमें डीएस के रेस्पेक्ट में हम ई और बी का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर डीएल के टर्म्स में ई और बी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ई डॉट डीएस, अब आप अगर थोड़ा सोचो तो ई डॉट डीएस का मतलब होता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर इसलिए मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, पूरी डिटेलिंग नहीं देखेंगे, हमें बस ये देखना है कि भाई क्या होती है। सेकेंड इक्वेशन है B डॉट डीएस। B डॉट डीएस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो B डॉट डीएस है तो यहाँ पर कोई भी जीरो इक्वल होगा, ये गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। ये आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म जो होता है इसका मतलब होता है कि कोई भी मैग्नेट जो होती है वो मोनोपोल में की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होगा, साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल होगा। इसको हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी अच्छे से कवर करेंगे। ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल का मतलब ई डॉट डीएल ये फेराडेज लॉ ऑफ फेराडेज लॉ में आ जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रल अगर निकाल रहे हैं तो माइनस डी फाइव बी डिवाइडेड बाई फाइव बी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब कोयल वगैरह दी हुई है उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा या एक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं और इंड्यूस ईएमएफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो फेराडेज लॉ सेकेंड, ये जो थर्ड इक्वेशन है वो फेराडेज लॉ को बताती है। बी डॉट डीएल ये आ जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में अब अगर आपको पता हो तो एम्पियर्स लॉ जो होता है वो होता है सिंपली, एम्पियर्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये बनता है सिर्फ बी डॉट डीएल और इक्वल ये यहां पर आ जाएगा म्यू नॉट आई। आई यहां पर जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब यहां पर एक्चुअल में ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ये जो अगर मैं इस एक्स्ट्रा टर्म की बात करूं तो ये बेसिकली होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये क्यों होता है, क्यों इसका कंसिडरेशन लिया गया, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पर होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी इक्वेशन या किस लॉ को कौन सी इक्वेशन किस लॉ को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये मैक्सवेल्स की चारों इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, अब डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज देखो, जैसे मान लो यहां पर कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर रहे हैं, कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो एक यहां से चार्ज निकलेगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि धीरे धीरे जिस कैपेसिटर की जो प्लेट पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है वो पॉजिटिव हो जाती है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव हो जाती है। तो यहां से हम जब डायग्राम में शो करते हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं कि भाई क्यू चार्ज चल रहा है और इधर से क्यू चार्ज आ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये चार्ज क्यू चल के इधर से यहां से ये चार्ज, इस चार्ज ने यहां जंप किया और इधर से, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में होता है क्या, जब भी हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहां से चार्ज निकलता है, ये नेगेटिव टर्मिनल जो है यहाँ से चार्ज को अट्रैक्ट करती है और यहाँ से फिर ये चार्ज घूम के इस पर आ जाता है। मतलब इस बैटरी का, कैपेसिटर की इस प्लेट का चार्ज इधर से घूमते हुए इधर आता है, ना कि यहाँ। तो इसी तरह से यहाँ पर से जो चार्ज निकलता है वो यहाँ पर इकट्ठा होता जाता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये तो हुई सबसे पहली बात कि अगर किसी को, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी को बाद में ये कंफ्यूजन हो जाए कि सर हम जब शो करते हैं तो यहाँ पर तो पूरा करंट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ से निकल के यहाँ पर जा रहा होता है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअल में क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले अगर इसको डिफाइन करूँ तो डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि जब भी कहीं पर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होता है, कहीं पर भी अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट करंट जरूर होता है। अब इसको हम थोड़ा और रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, और कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना। ये वो दोनों चीजें वाइस वर्सा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच, ये कैपेसिटर जो है दोनों प्लेट्स के बीच में जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो चार्ज होने की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। हम इसको अब थोड़ा सिंपलेस्ट रखेंगे और मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और यहाँ पर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में रहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है क्योंकि चार्ज दोनों प्लेट्स पर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव। तो इसका मतलब ये टाइम के साथ साथ धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, जैसे कि हम थ्योरी में देखते हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि भाई ये पहले वाइस वर्सा थ्योरी सोची और फिर दे दी गई हो, ऐसा तो है नहीं। तो हुआ क्या था, एक्सपेरिमेंटली ये चेक किया गया। ऐसा नहीं है कि पहले थ्योरी दी उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया। मैं आपको समझाने के लिए पहले थोड़ा सा बता रहा हूं, है ना। अब हुआ क्या था कि भाई जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो कैपेसिटर था जब चार्ज हो रहा था तो यहाँ पर इस पोर्शन में, या तुम जरूरी नहीं कैपेसिटर जब मैं बोल रहा हूं तो प्रॉपर कैपेसिटर लाया जाए, ऐसा नहीं है। कैपेसिटर बनाने के लिए सिर्फ दो प्लेट्स भी हो तो भी चल जाता है। सिंपलेस्ट कैपेसिटर दो प्लेट्स ले लो और उन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दो तो ये भी एक कैपेसिटर का काम कर सकती है। तो यहां पर क्या किया गया कि भाई एक कैपेसिटर लिया, इसी तरह से कनेक्ट किया हुआ है, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, यही है। और यहाँ पर एक कंपास रख दिया गया इस तरह से, ये कंपास जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में। तो बेसिकली अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जैसे इस कंपास को इन दोनों के बीच वाली जगह पर कहीं पर रखा गया तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मिला। अब हमें कैसे पता चला कि मैग्नेटिक कंपास के अंदर नीडल जो होती है अगर उसने मूवमेंट किया तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो ये चीज तो हमारी प्रूव हो, मतलब इसका मतलब ये चीज हो गया कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा, जो कि मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं हम लोग। अब भाई अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उससे ये कैसे पता चल रहा है कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब देखो एक सिंपल सी चीज, यहां तक क्लियर है सब लोगों को। अब इसको मैं थोड़ा और रिलेट करता हूं। कैसे रिलेट करते हैं, देखो हमें ये पता चल गया कि भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि वेरिएबल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो यहां पर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। अब एक छोटी सी चीज को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर मान लो किसी वायर में कोई करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो इसकी जगह मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि अगर कहीं पर, अगर किसी वायर के चारों तरफ या किसी जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब वहां पर कोई करंट भी होना चाहिए। तो वही चीज यहां पर सोचते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इट मींस अब मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर है तो वहां पर करंट भी होना चाहिए। अब मैं कैसे सोच पा रहा हूं या साइंटिस्ट ने कैसे सोचा कि भाई यहाँ करंट भी होना चाहिए। देखो मैग्नेटिक फील्ड दो ही तरीके से जनरेट हो सकता है, या तो मैग्नेट से या फिर करंट कैरिंग वायर से। अब यहाँ पर मैग्नेट तो रखी हुई है नहीं, एक्चुअल मैग्नेट तो रखी है ही नहीं हमने जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। अब लेकिन फिर भी तो वो मैग्नेट वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब बात आती है कि मैग्नेटिक करंट यहां पर आ गया तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बनता है करंट वाला, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई ना कोई करंट होना चाहिए जो हमें नहीं दिख रहा है, जो हमें पता नहीं लग रहा है, या जिसको हम मिस कर रहे थे, जो हमने भूल गए थे, जो एम्पियर ने अपना लॉ दिया था, एम्पियर सर्किट लॉ, उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ पर हम एक और करंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि होता है इंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया होगा, तभी क्योंकि करंट इस बीच में कहीं पर होगा। बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये समझ में आता है, यहाँ करंट फ्लो हो रहा होगा,
तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसका मतलब अंदर भी कोई करंट होना चाहिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं। आई गेस आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। देखो भाई, ये है डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मैंने बोला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइडेड बाई डी टी। फाई ई यहां पर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, देखो अगर फाई भी लिखा हुआ है इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और फाई ई लिखा हुआ है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई एम भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादातर बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर दिया हुआ है। फाई ई को मैं यहां पर ए इंटू ई भी लिख सकता हूं, आगे पीछे कर सकते हो ए डॉट ई या ई डॉट ए, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अब ये कहां से आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हमें बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट अगर हम कैपेसिटर्स के रेस्पेक्ट में कैपेसिटर वाले सर्किट को ध्यान में रखते हुए समझें, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर के अंदर पोर्शन में होगा। और जो कंडक्शन करंट होता है, तो वायर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो क्या होगा, ये कैपेसिटर अगर दिया हुआ है, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, सपोज यहां पर प्लस, तो ये बाहर जो करंट फ्लो कर रहा है ये आईसी करंट है, कंडक्शन करंट, और अंदर जो करंट है वो आईडी करंट है। आप चाहो तो यहां पर ऐसी सोर्स भी यूज कर सकते हो, वो अपनी मर्जी, समझाने के लिए मैंने सिर्फ बनाया है यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट पर सिर्फ तुम ध्यान देना, कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज को थोड़ा सा समझना। ये आईडी है। अब अच्छा, इसकी जगह मैं एक और चीज लिख सकता हूं, आपको पता हो तो आईडी जो है यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट और ए डॉट ई डिवाइडेड बाई डी टी। तो आईडी जो होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए और डीई बाई डी टी, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर। तो देखो सेम सिचुएशन यहां पर आ सकती है। तो यहां से हमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसके बारे में, तो जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको हो सकता है वो डायरेक्ट डी फाई बाई डी टी दे दे, या आपको हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे। वेरिएबल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ जाता है तो फिर वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट करंट भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर इस सिचुएशन में हमें दी जाएगी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको आईडी और आईसी के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि आईडी और आईसी दोनों इक्वल किस सिचुएशन में हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली था हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट हम कैसे निकालते हैं, किस तरह। अच्छा, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया होता है, ये ध्यान से समझ लेना। ये एरिया जरूरी नहीं है कि जो कैपेसिटर्स है वो एरिया हो, ये एरिया कोई जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर का एरिया है। जैसे अगर ये पूरा कैपेसिटर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा एरिया जरूरी नहीं है, इसके पोर्शन, अगर ये पूरा एरिया, बाहर वाला एरिया अगर सपोज ए है, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ए है, तो इसके अंदर बीच में एक छोटा सा पोर्शन भी हम ले सकते हैं, हम उसमें भी बता सकते हैं। जैसे मान लो a/2 एरिया मैंने ले लिया, इफेक्टिव एरिया। और मुझे डिस्प्लेसमेंट करंट इस एरिया से निकालना है। जैसे ये एक एरिया, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एरिया मैंने बना दिया इस जगह पर, ये हवा में है ये सर्कल, यहां पर बना दिया। इस छोटे से एरिया से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट पास हो रहा होगा वो निकालना है। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर ये टोटल एरिया नहीं लेंगे, ये जो भी आपको इफेक्टिव एरिया क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बता सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। तो जैसे अब यहां पर जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट बन गया, तो इसी वजह से मैक्सवेल ने बाद में एम्पियर सर्किटल लॉ जो था, जो हमें बताया जाता था कि भाई B.dl ये दिया हुआ है, इसको एम्पियर ने बोला था कि म्यू नॉट आई है। आई यहां पर उन्होंने तो कंडक्शन करंट, जो वायर में करंट फ्लो करता है, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल चीजों के बारे में, तो यहां पर एक और चीज ऐड कर दी, आई डी, मैक्सवेल ने। इसीलिए जो इक्वेशन होती है उसको हम एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि पहले एम्पियर ने बताया था, मैक्सवेल में इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, इसलिए हम इसको एम्पियर मैक्सवेल। तो अगर एम्पियर मैक्सवेल आएगी तो आईडी ऐड कर दो, अगर सिर्फ एम्पियर आ गया तो फिर आई। तो नॉर्मल सिचुएशन में हम जब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने, वायर वाले केस में सिंपली वायर में तो आई यूज करते हैं, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले सिचुएशन में देखेंगे तो फिर आईडी भी यूज कर लेंगे। ठीक है,
अब बात आती है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर हम अपने पर्टिकुलर यूज के लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे फोन से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, हमारे चारों तरफ जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, ठीक। तो ये, या रेडियो वेव्स जो होती है, वाईफाई जो होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। तो इसको कैसे हम अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसको जनरेट करने के लिए या तो हम एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर, देखो एक सिंपल सी चीज है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। तो या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर एलसी ऑसिलेशन। एल का मतलब होता है इंडक्टर, सी यहाँ कैपेसिटर से रिलेटेड है। मतलब अगर कैपेसिटर और इंडक्टर से मिलाकर कोई सर्किटरी हम बनाएं जिसमें एल और सी के बीच में, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर ये मिलाकर अगर मैं कोई सर्किट बनाता हूं और इसमें एनर्जी एक दूसरे के बीच में, यहाँ पर कुछ एनर्जी है और यहाँ पर, तो कुछ पहले एनर्जी यहाँ से यहाँ पर जाए, फिर यहाँ से यहाँ पर जाए, वेरी करती रहे, दोनों के बीच में ऑसिलेट करती रहे वे एनर्जी, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट की जा सकती है। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करने की। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। देखिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, सबसे पहली बात तो है ये एक नॉन मैकेनिकल वेव होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, नॉन मैकेनिकल वेव है। सेकंड, ट्रांसवर्स वेव होती है। अब ट्रांसवर्स वेव क्यों बोलते हैं वो आपको आगे पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर, या एक अभी के लिए आप ये मान के चलो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हमेशा ट्रांसवर्स वेव ही होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई सारी रेंज आ जाती है, तो कई सारी वेव्स आ जाती है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। तो ट्रांसवर्स वेव होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं, दो चीजें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल कहने का मतलब है कि टाइम के साथ वो वेरी करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। जब भी हम बात करें यहाँ पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कभी जीरो होगी, कभी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। मतलब वो साइन की फॉर्म में, साइनसोइडल फंक्शन की जो फंक्शन है उससे वेरी करता है। साइनसोइडल बोलने का मतलब सिर्फ साइन से नहीं है, कॉस और साइन की फॉर्म में वेरी करता है, ठीक है ना। कभी जैसे साइन जो है, साइन की अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इस तरीके का होगा, तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कभी धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम, फिर वापस से डिक्रीज होते हुए जीरो हो जाएगा, फिर नेगेटिव में इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं। तो इन दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यूज होती है वो हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के। E नॉट और बी नॉट के बीच में भी हम रिलेशन बता सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब इस इक्वेशन का थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये माइनस है, ये माइनस आपको पता है, हमने वेव में भी देखा है, जब भी ओमेगा टी माइनस के एक्स अगर साइन के अंदर आ जाता है, इसका मतलब वो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस, जो यहाँ पर x लिखा है, इस x से हमें ये पता चलता है कि जो वेव है वो x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। x है तो यहाँ पर भी x ही होगा, जहाँ y है तो यहाँ पर भी y ही होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो ये x से हमें क्या पता चलता है कि वेव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। इतना ध्यान रखना कि जो x और इस x से हमें क्या पता चल रहा है कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, x डायरेक्शन में। अगर यहाँ y होता है, इसका मतलब क्या पता चलता है कि वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, y डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। नेगेटिव पॉजिटिव से ये पता लगता है कि अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में। अब यहाँ प्लस होता है मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो दिए हुए हैं, अब ये वेव में किस तरीके से होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होते हैं उसको देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जो इधर डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में भी आपको पता लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर इलेक्ट्रिक वेव इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रही है, ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, ये वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। तो प्रोपगेशन की डायरेक्शन
और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर यहाँ पर रहते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि वेव की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये इसके आपस में परपेंडिकुलर। इस डायग्राम में भी आपको ये चीज पता चल रही होगी, थोड़ा क्लियरली आपको पता लग रहा होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो हमेशा सेम फेज में रहेंगे। सेम फेज में होने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। अगर एक मैक्सिमम है तो दूसरा भी मैक्सिमम होगा, चाहे वो पॉजिटिव में मैक्सिमम है चाहे नेगेटिव में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब ई और बी को हम आपस में रिलेट कैसे कर सकते हैं? एक चीज जो यहाँ पर है कि ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट, ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सी आता है। सी जो होती है वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम होगी, जो कि कितनी होती? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, अप्रॉक्स वैल्यू 3 इंटू। अब ये लाइट की वेलोसिटी भी होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर ये चीज हम इस तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि जब हम बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब जैसे वेलोसिटी से रिलेटेड अगर मैं बात करूंगा ना तो सारी चीजें लाइट की तरह ही हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है अब तो वो बेसिकली वैक्यूम में ट्रैवल करती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अब ये स्पीड जो है, लेकिन अगर वो मीडियम में ट्रैवल करेगी तो मीडियम में ट्रैवल करते टाइम पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब अगर लाइट के रेफरेंस में बात करूं तो लाइट जब भी मीडियम में ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको इफेक्ट कर देता है, वहां के उसकी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी। तो वो जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, अगर हम उसको रिलेट करें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज से, तो वहां पर जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में ट्रैवल करती है तो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी उसको इफेक्ट करती है। ठीक है, यानी तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और किसी और परमिएबिलिटी उस मीडियम में ट्रैवल करने वाली उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूं कि जो सी है, सी जब भी मैं लिख रहा हूं उसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इन वैक्यूम, ये 1/μ0ε0 होगी। और अगर इसी तरीके से हम बात करें कि भाई मीडियम की किसी भी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ वेव, वी मीडियम का मतलब हो गया यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन अ मीडियम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√μ और एप्सिलॉन। तो ये मीडियम की परमिटिविटी और ये मीडियम की परमिएबिलिटी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √μ0 और μr ε0 εr। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वी मीडियम निकलकर आपके पास आ जाएगा C डिवाइडेड बाई √μr εr। ये एक तरीका हमारे, तो इससे ही मैं एक सिंपली से चीज निकाल सकता हूं कि यहाँ पर हमें एक चीज पता है कि अगर मैं निकालूं इसको थोड़ा सा कंपेयर कर देता हूं, अगर मैं किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले के साथ, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √μr εr। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो μr εr पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक और चीज यहाँ पर हमें पता चल रही है, क्योंकि ये मैंने क्यों इसको कंपेयर किया, क्योंकि मीडियम में तो यही होती है, लाइट के रेस्पेक्ट में हमने देखा था ना, तो मीडियम के लिए ये यहाँ पर चीज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाए तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अगर, तो उससे भी हम डायरेक्शन ऑफ वेव के बारे में पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो अगर ई क्रॉस बी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ई क्रॉस बी करने से जो वैल्यू आएगी, नहीं, ई क्रॉस बी करने के बाद जो डायरेक्शन आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है। मतलब अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगर आप ई क्रॉस, अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो राइट हैंड थंब रूल से ई
के डायरेक्शन में फिंगर्स रखेंगे और उसको बी की तरफ घुमा देंगे, क्योंकि ई पहले है। तो ई क्रॉस बी अगर मैं करूंगा, या आप ऐसे समझ लो कि ई, अच्छा ऐसे समझ लो कि ये बी इस डायरेक्शन में है, और तो ई क्रॉस बी अगर आप करोगे तो ई से बी की, इसका मतलब वेव कहां जा रही है, इस वाले डायरेक्शन में जा रही है, आउट ऑफ द प्लेन जा रही है। अगर इसकी जगह बी ऐसे होता, इसकी जगह बी ऐसे होता, इसका मतलब क्या हो जाता कि ई क्रॉस बी मैग्नेटिक वेव जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो कहां जा रही है, इनसाइड वाली डायरेक्शन में, पेपर के इनसाइड। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है, तो ई क्रॉस बी करोगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है। अब हमें क्वेश्चन में अगर इक्वेशन दी जाए तो उससे कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड, जब भी आपको इक्वेशन दी जाएगी इस तरीके से, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आई कैप, तो यहां पर लिख दिया जाएगा कि पीछे आई कैप या जे कैप। अगर मान लो ये आपको नहीं पता ना, आपको सिंपली ये नहीं पता, ये अगर यहाँ लिखा हुआ है तो फिर डायरेक्ट पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पीछे ये नहीं दिया हुआ है और सिंपली ऐसे बोला गया है, तो आई कैप जे कैप और ये बी जो दिया हुआ है बी नॉट जे के, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि आई क्रॉस जे करोगे तो के वाली डायरेक्शन आ जाएगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि वेव है और ये प्रोग्रेसिव वेव होती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव स्टैंडिंग वेव में क्या डिफरेंस होता है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो जो ये वेव होती है तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी। अब ये जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब जिस एरिया में, जैसे मान लो इस स्पेस में इस जगह पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कुछ एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होगी। जरूरी नहीं है कि उसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी एग्जिस्ट जरूर कर रही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो वो कितनी होती है। तो अब यहाँ पर एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है एनर्जी डेंसिटी को जान लेना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी एनर्जी डेंसिटी होती है और मैग्नेटिक फील्ड से कितनी एनर्जी डेंसिटी निकल कर आती है। देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें, एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर अगर हम इंस्टेंटेनियस डेंसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस डेंसिटी का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो एनर्जी डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वो कितनी होगी। इंस्टेंट की इसलिए बात हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है टाइम के साथ साथ, उसकी वैल्यू वेरी करती है ना। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगा। ये चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो ई आता है, और जब हम एवरेज की बात करते हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जैसे फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, सपोज ऐसे है। तो जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो ये वाला ई लेना है, और जब हम एवरेज की बात करते हैं तो ये वाला ई लेना है। ये चीज ध्यान रखना कि एवरेज में ये वाला ई नॉट लेकर चलना है, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक, इंस्टेंटेनियस में 1/2 और एवरेज में 1/4 यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में क्या हो जाएगा, बी नॉट म्यू नॉट 1/2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, और एवरेज वाले केस में b की जगह b नॉट आ जाएगा और यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज जो है, यहाँ पर ये दोनों टर्म एक दूसरे की इक्वल होती है। वो क्यों इक्वल होती है आप इसको चाहो तो चेक करके देखना। c इक्वल्स टू होता है e नॉट b नॉट, आपको बताया था, एंड एक और टर्म जो मैंने लिखवाई थी 1/√√ε नॉट म्यू नॉट। इन दोनों को जब आप रिलेट करके देखोगे तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देना तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है वो इक्वल ही रहती है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू 5 रहेगी।
इसी तरह से अब टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इसको और इसको मिला दो तो टोटल एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो ये रहेगी, जो कि वेरी करती रहेगी। लेकिन अगर हम टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो वो फिर इन दोनों को ऐड करने पर आएगी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये चीज आएगी। अब इन दोनों को ऐड किया तो देखो ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब इस टर्म को भी यही लिख सकता हूँ। जब ये दोनों टर्म एक जैसी है तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और प्लस 1/4 तो डबल होके ये या तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर इस तरह से बन जाएगी। तो कहीं पर भी आपको ऐसा बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एवरेज एनर्जी डेंसिटी बताओ, तो आप या तो ये लिखोगे, या तो ये वाली टर्म लिखो, या फिर ये वाली टर्म लिखो। और आपसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो यहाँ पर 1/4 2 की जगह 1/4 कर दे। अब मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ याद रखने का। अब ये वाली टर्म याद रखो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या 1/2 1 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर टोटल एनर्जी डेंसिटी। और आपसे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पूछी जाए तो या तो यहाँ पर 1/4 कर देना, ठीक है। ये भी हो सकती है क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही जैसी है। बात समझ में आई? तो अगर इंडिविजुअल पूछे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक की तो 1/4 कर देना, और अगर टोटल पूछे तो 1/2 ही रहने देना। और अगर इंस्टेंटेनियस पूछे पर्टिकुलर की तो यहाँ पर ई नॉट की जगह ई कर देना, तो हमारा काम बन जाएगा। ये हो गई एक वेव की एनर्जी डेंसिटी। अब इंटेंसिटी के बारे में भी फटाफट बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी होती है एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। कैसे आया डेरिवेशन पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, हम ज्यादा कंसंट्रेट करें फॉर्मूले पर। तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इनटू सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट मैंने कर दी है यहाँ पर। अब अगर मान लो ये एनर्जी डेंसिटी, अगर बात समझना, अगर ये एनर्जी डेंसिटी हम किसकी बात करें, मीडियम में, तो यहाँ v किसी की जगह मीडियम की वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये e की जगह मैंने EMRS क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है E0 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है वो EMRS के इक्वल होता है। मतलब कोई भी अगर फंक्शन, कोई भी वैल्यू अगर साइन या कॉस की फॉर्म में वेरी करती है तो उसकी EMRS वैल्यू जो होती है वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। एसी करंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज हम एक्सप्लेन देखेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने E0/2 E0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को मैं इसका यूज करते हुए ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो सेम चीज यहाँ की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट आती है मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम जो होता है वो होगा एनर्जी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो अगर बेसिकली आपको एनर्जी, टोटल एनर्जी दे दी जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो उसको आप वेलोसिटी से भी डिवाइड करके, वेव की वेलोसिटी से डिवाइड करके निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है, एनर्जी जो होती है वो hc डिवाइडेड बाई लैम्डा से भी निकाली जा सकती है। मतलब कि hc डिवाइडेड बाई लैम्डा बोल सकते हो, या फिर इसको h इंटू फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हो। अगर कोई भी वेव दी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी वेलोसिटी, उसकी वेवलेंथ आपको पता है, तो hc डिवाइडेड बाई लैम्डा, h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, उसमें वैल्यू पुट कर दो, या फिर h इंटू फ्रिक्वेंसी, उस वेव की फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास उस वेव के साथ कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी रिलेट कर रही होगी वो हमें पता लग जाएगी। मोमेंटम की अगर बात करें तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन में हमने डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस में बताया था कि कोई भी वेव है तो उसके वेव की वेवलेंथ अगर हमें पता है तो मोमेंटम हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मोमेंटम, किसी भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर वो किसी सरफेस को हिट कर रही है तो उसका जो मोमेंटम है वो हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो अगर वेव की वेवलेंथ पता है तो मोमेंटम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब बात आती है कि भाई अगर मोमेंटम कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना, तो मोमेंटम है तो एक तरह से ये मान के चल लो कि भाई जैसे ड्यूल नेचर में आपने पढ़ा था कि जो लाइट होती है, मतलब लाइट को मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेट कर रहा हूँ, तो जैसे लाइट की डुअल नेचर होती है वो पार्टिकल से मिलकर भी बनी हुई मानी जा सकती है। तो पार्टिकल मतलब अगर कोई पार्टिकल किसी सरफेस को हीट कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर अगर हीट कर रहा है तो हीट करने के बाद अगर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, या तो एब्जॉर्ब हो सकता है यानी कि रुक सकता है, या फिर रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है। तो उसी तरह से जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस पर गिरती है तो उसकी वजह से उस सरफेस पर कोई प्रेशर एक्सर्ट, मतलब उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, तो प्रेशर एक्सर्ट होने लग जाता है। प्रेशर कैसे, आप ऐसे रिलेट कर लो, मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होने से फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से प्रेशर जनरेट हो रहा होगा।
अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। इतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन होता जरूर है। तो I डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर जो है वो दो तरह की सरफेस के लिए निकाला जा सकता है, एब्जॉर्बिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर टोटली एब्जॉर्ब है तो I डिवाइडेड बाई सी, I यहाँ इंटेंसिटी है डिवाइडेड बाई सी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करते हैं 2I डिवाइडेड बाई सी, डबल इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो यहाँ पर मोमेंटम, अगर ये P मोमेंटम है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद माइनस P हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम, एक्चुअली ये निकाला कैसे, फोर्स निकाल लो डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, है ना। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, और फोर्स प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये फोर्स, तो जितना मोमेंटम चेंज उतना ही प्रेशर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज इस तरीके से हम यहाँ पर रिलेट करके लिख सकते हैं। हाँ तो भाई, तो ये आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में और हमने मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे पोर्शन से रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ी है इसके क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा 5 मिनट का एक छोटा सा जो टॉपिक है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, और उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और तभी जाके आपको नेक्स्ट वीडियो जो लेक्चर होगा उसके न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।